गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इसके पहले हम एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे था वो देख चुके हैं। हम जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के समय मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उसके पहले भारत में जो है गुरुकुल्स हो गए या मद्रसा हो गए, ये सारी चीज़ें चलती थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग और प्रॉफिट मेकिंग से मतलब था, एजुकेशन प्रमोट करने से कोई मतलब नहीं था। वो ये चाहते थे कि कुछ इंडियंस ऐसे मिल जाएं जिनको वो अपनी बात समझा सकें और उनकी बात समझ सकें, ताकि लैंड को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंपनी रूल के अंदर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले बात करेंगे चार्टर एक्ट की, जो हम जानते हैं कि हर 20 साल में आता था। अब चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि कुछ पोर्शन एजुकेशन का डेवलप करेंगे इंडिया में। इन्होंने बोला कि कम से कम 1 लाख रुपए जो है हर साल साइंटिफिक नॉलेज के लिए और लिटरेचर को इम्प्रूव करने के लिए ये लोग निकालेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें कि 1 लाख रुपए की ग्रांट दी गई थी। तो चार्टर एक्ट था, चार्टर अधिनियम 1813 का जो था उसमें पहली बार दिया गया था। इसी के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1817 में राजा राम मोहन रॉय को ग्रांट दी गई थी, जिससे कि वो एक कॉलेज कलकत्ता में सेटअप कर सकें। उनका ये जो कॉलेज था ये वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के ऊपर बेस्ड था। इसके अलावा इसी पीरियड में 3 संस्कृत कॉलेज सेटअप किए गए, कलकत्ता में, दिल्ली में और आगरा में। क्या 1813 के पहले कॉलेज थे? तो बिल्कुल थे। ये भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि कलकत्ता मद्रसा था जो कि 1781 में वॉरेन हास्टिंग के द्वारा सेटअप किया गया था। संस्कृत कॉलेज था, वो कॉलेज है, 1791 में जोनाथन डंकन ने सेटअप किया था, जो कि हिंदू लॉ और फिलॉसफी से संबंधित था। और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कलकत्ता में वेलेस्ली द्वारा सेटअप किया गया था, जो कि सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग से संबंधित था। इसके बाद एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मतलब कि सार्वजनिक संस्थान की सामान्य समिति 1823 में फॉर्म की गई। ये क्यों बनी? ये इसलिए बनी ताकि वो डेवलपमेंट देख सकें एजुकेशन का, कि क्या डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन का भारत में, जो कि ओरिएंटलिस्ट डोमिनेटेड थी। यहाँ 2 वर्ड्स लिखे हैं, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसाइजर्स। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो ओरिएंटलिस्ट होते हैं वो क्या ईस्ट सपोर्टर्स होते थे, मतलब इंडिया को सपोर्ट करते थे। वो इंडिया का जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था कि आप संस्कृत को पढ़ाओ, आप हिंदी भाषा को प्रमोट करो, आप रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करो, ये इसके फेवर में थे। जबकि जो एंग्लिसाइजर्स थे ये इंग्लिश मीडियम को सपोर्ट करते थे। इन्हें इंडिया की एजुकेशन में वेद पुराण ये सब पढ़ाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें ये था कि कैसे भी बस इंग्लिश पढ़ाया जाए ताकि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ईजी हो जाए और हमको ट्रेडिंग में मतलब सहायता मिले। अब क्या होता है कि लॉर्ड मैकॉले है ना, लॉर्ड मैकॉले मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1835 का है ये जो है 1834 में इंडिया आए थे। किस ओहदे पे आए थे? तो एज अ लॉ मेंबर आए थे, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। जो विलियम बेंटिक थे वो काफ़ी लंबे समय से ये जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का जो विवाद चला आ रहा था, जो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी, उन्होंने बोला कि ये अगले 20 सालों तक भी सॉल्व नहीं होगा। तो इनके कहने पे इनको मैकॉले को बुलाया गया था और इसको बोला गया कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको आप रिजॉल्व करो। अब चूंकि ये जहाँ से आए थे वहीं का फेवर करते, इन्होंने रिपोर्ट जो है एंग्लिसिस्ट यानी कि जो वेस्टर्न सपोर्टर्स थे उनके फेवर में दी और इंग्लिश को मीडियम बनाया गया एजुकेशन का। एलिमेंट्री स्कूल्स की जगह जो है इंग्लिश स्कूल्स और कॉलेजेस को ओपन किया गया। जो डीएफटी थ्योरी थी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैकॉले मिनट्स में देखने को मिलता है। मैकॉले मिनट्स मतलब 1835 के मिनट्स में डीएफटी थ्योरी पहले से जब ये 1781 में कलकत्ता मद्रसा था, संस्कृत कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज था, तब से ये डीएफटी थ्योरी इन लोगों के मन में तो थी, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देखने मिला। अब डीएफटी थ्योरी क्या होती है? इसका मतलब होता है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि एजुकेशन सिर्फ या तो अपर क्लास या मिडिल क्लास को दिया जाए और फिल्टर करके जो है लोअर क्लास को बाहर कर दिया जाए। उनके लिए शिक्षा नहीं बनाई गई थी, सिर्फ अपर और मिडिल क्लास को ही शिक्षा देने का इन्होंने प्रावधान रखा था। इसके बाद जो गवर्नमेंट फंड्स थे वो ओरिएंटल वर्क के लिए नहीं दिए जाते थे। इंग्लिश को जो है कोर्ट का लैंग्वेज बना दिया गया। सैडली जो आज भी हम देखते हैं, मतलब वही लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बेतियू ने 1849 में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन पूसा बिहार में सेटअप किया था
और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो रुड़की का है वो भी ब्रिटिश पीरियड का है। इसके बाद एक थॉमसन आए, उन्होंने बोला भाई विलेज एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाए। हम सोचेंगे काफ़ी अच्छे विचार के थे, नहीं, लेकिन ये चाहते थे कि उस गांव मतलब भारत के गांव से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अब 1853 मतलब 1853 आते आते क्या हुआ कि एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे करने का इन लोगों की चाहत हुई, डिज़ायर हुई, ताकि इंटायर फील्ड जो एजुकेशन का है भारत में उसको और ज़्यादा स्टडी करके डेवलप किया जा सके, मतलब फ्यूचर के लिए। ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आए थे कि लंबे समय तक भारत में रहेंगे, खूब सारी ट्रेडिंग करेंगे, इसीलिए इन्होंने सोचा कि अभी हमने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। और इसके साथ ही आता है वुड्स डिस्पैच 1854 में। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव व्यापक प्लान था मास एजुकेशन का भारत में। कोई डाउनवर्ड वाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी नहीं, मास एजुकेशन की बात की गई थी इसमें। अब वुड्स डिस्पैच के मेन सलाहें या मेन रिकमेंडेशंस क्या आती हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जो शिक्षा है इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। उसके बाद उन्होंने एम क्या है एजुकेशन का, भारत में हम क्यों देना चाहते हैं, इस चीज़ को भी डिफ़ाइन कर दिया था कि इनका इंटेलेक्ट ग्रो करना है ताकि ये इंडियंस हमसे मैच कर सकें। ओरिएंटल लैंग्वेज को डिस्पैच ने कहीं ना कहीं एम्फसाइज़ किया। उन्होंने देखा कि संस्कृत, अरेबिक, ये सारी चीज़ों का अलग महत्व है, तो इन्होंने उसको एम्फसाइज़ किया, ना कि मैकॉले मिनट की तरह उसको नकार दिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे इन्होंने बोला कि क्योंकि किताबों उसकी कमी है, बुक्स की कमी है, तो इंस्ट्रक्शन मीडियम का क्या होना चाहिए? इंग्लिश ही होना चाहिए। अब भाई इंडियन लैंग्वेज की किताबों की क्यों कमी थी भारत में? क्योंकि हम जानते हैं मैकॉले मिनट्स के बाद जो है गवर्नमेंट फंड्स वर नॉट फॉर ओरिएंटल वर्क, है ना। ओरिएंटल वर्क के लिए फंड्स दिए ही नहीं जा रहे थे, तो बुक्स बनी ही नहीं, छपी ही नहीं इतनी, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज की ही किताबें वो प्रोवाइड करवा पाए, और उसी को उन्होंने बोला कि इसको बढ़ावा दो। इसके बाद बोला गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हर प्रोविंस में इस्टेब्लिश किया जाए। यूनिवर्सिटी सेटअप करने का बोला, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, और अगर दूसरी जगह ज़रूरी है तो वहाँ पर भी। इसके बाद वुड डिस्पैच ने बोला कि ग्रेडेड स्कूल सेटअप किए जाएं, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हायर, फिर कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। इसके बाद ऐसा माना जाता है जो ग्रांट इन एड सिस्टम है वो 1854 के एक्ट से ही शुरू हुआ है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स यहाँ से शुरू हुआ है। वोकेशनल एजुकेशन उसने प्रमोट किया है। मीडियम ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि स्कूल में आप वर्निकुलर लैंग्वेज में पढ़ाएं, बाकी कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दें। देखिए, क्राउन रूल के अंतर्गत आता है हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 में और 83 में। तो वुड्स डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए कमीशन आया था। पहली जितनी भी स्कीम्स थी ना, उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को क्या किया था? नेग्लेक्ट किया था, बहुत सफ़र किया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसने उसकी एक्सपेंशन और उसके डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी। ये जो कमीशन था इसने जो है बोला कि अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रिक्ट या म्यूनिसिपल बोर्ड के तरफ डेलीगेट किया जाए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की कहीं ना कहीं बात की। और दो तरह के सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक था कि लिटरेरी अप टू यूनिवर्सिटी, और एक था वोकेशनल, ताकि कमर्शियल यूज़ में वो हमारे काम आ सके। इस पीरियड में जो है 2 यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, पंजाब और इलाहाबाद की। अब बात करते हैं रेलिक कमीशन की, जो 1902 में आया था। ये बेसिकली अपॉइंट किया गया था ताकि जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कंडीशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनको देखा जा सके भारत में, और जो भी उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सके, वो सजेस्ट करने के लिए। और इस कमीशन की रिपोर्ट्स के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का लाया गया था। अब 1904 के एक्ट के तहत क्या किया जाने लगा कि यूनिवर्सिटीज़ को एम्पावर कर दिया गया कि आप अपना टीचिंग स्टाफ खुद अपॉइंट कर सकते हो। गवर्नर जनरल को यूनिवर्सिटी की लिमिट्स क्या होंगी, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या होंगी, वो डिसाइड करने का अधिकार था। और जो एफिलिएशंस के रेगुलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। अब देखिए, जो 1904 वाला जो पीरियड था, हम सब जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट का पीरियड होता है, और कर्जन उस वक्त रहते हैं। तो जितने नेशनलिस्ट रहते हैं भाई, वो डिमांड करते हैं कि आप लोग प्रॉपर एजुकेशन अभी भी इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं इंडियंस को। मास एजुकेशन जिसकी डिस्पैच में बात की गई थी वो भी प्रॉपरली इम्पार्ट नहीं की जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी नहीं किया जा रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है मास एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। अब आता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। इसने कहा हर प्रोविंस का जो है अपनी यूनिवर्सिटी होगी,
और जो नेशनलिस्ट डिमांड कर रहे थे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के समय कि प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए, उसको गवर्नमेंट ने मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, फ्यूचर में इलिटरेसी नहीं रहेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें पुअरर या डिसएडवांटेज्ड सेक्शन को। इसके बाद आता है सैडलर कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1917 से 1919 के पीरियड में था। देखिए, जो प्रॉब्लम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आई, क्यों प्रॉपर्ली नहीं फंक्शन कर पाई, क्या कॉज था, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था। लेकिन जो है बाद में इसके मतलब इसने बाकी इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के भी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया। मेन रिकमेंडेशंस क्या थे सैडलर कमीशन के? सबसे पहले बोला गया कि जो स्कूल कोर्स था वो 12 साल का होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर्ड बच्चे आएँ प्रॉपर, है ना। फिर सेपरेट सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। जिनको यूनिवर्सिटी नहीं अटेंड करनी उनके लिए कॉलेजिएट एजुकेशन होना चाहिए, और फीमेल एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। अब क्या इम्पैक्ट रहे सैडलर कमीशन के? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोफेसर की पोस्ट जो है इस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेटअप की गई थी। एकेडमिक काउंसिल जो हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी एक्ट में या यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है वो इसके रिकमेंडेशन पे था। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बॉडी होती है वो भी जो है इसी का इम्पैक्ट था। इसके अलावा फुल टाइम सैलरी जो वाइस चांसलर का पद है या वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाना चाहिए, वो भी इसका इम्पैक्ट था सैडलर कमीशन का। अब अगर ध्यान दिया जाए तो उस वक्त पे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए हुए थे, तो एजुकेशन को जो है प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस को दे दिया गया था, ठीक। और इसके बाद अचानक से एजुकेशन सेक्टर में फिनेंशियल क्राइसिस जो है नोटिस की गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी जो आती है वो है हार्टोग कमेटी, 1929 की है ये। देखो, सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको आप डाइवर्ट कर दो वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ, और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल ये सब अटेंड करने का परमिशन दिया जाना चाहिए। दूसरा चीज़ कि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आता है सार्जेंट प्लान, जो कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने 1944 में डिवाइस किया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो कि इस प्रकार हैं। एनहांस बिहेवियर में इन्होंने कहा कि आप प्राइमरी स्कूल सेटअप करिए, जिससे कि जो बच्चों का बिहेवियर है वहीं से उसको देखा जा सके, उसको प्रॉपर्ली गाइड किया जा सके। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि प्री प्राइमरी और नर्सरी स्टेज की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। स्कूल को 2 भागों में डिवाइड करने की बात की गई, जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल, ये डिवीजन ऑफ स्कूल के तहत बोला गया। ऑब्वियसली ट्रेंड और कॉम्पिटेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। मदर टंग के बारे में बोला गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो मदर टंग में होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश जो है एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज आप पढ़ा सकते हो। इसके बाद एडल्ट एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला कि 10 से 40 साल तक के लोगों को आप एडल्ट एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हो। 1945 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप किया। अच्छा, इस सार्जेंट प्लान के पहले एक वर्धा स्कीम थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मुझसे मिस हो गई बीच में, ये हम इसे लास्ट में कवर कर रहे हैं। 1937 में आई थी ये, जो है महात्मा गांधी जी ने जब रियलाइज़ किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत नॉन इफेक्टिव है, इसलिए आई थी। एक कमेटी बिठाई गई थी जाकिर हुसैन जी के उसमें, और इसने एक एक्सटेंसिव नेशनल बेसिक एजुकेशन स्कीम 1938 में पेश की, जिसे वर्धा स्कीम बोला जाता है। इसे नई तालीम बेसिक एजुकेशन स्कीम, बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा स्कीम भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन रिकमेंडेशन ये थी कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन 8 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी। किस एज लिमिट तक के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगर पेरेंट्स को गर्ल को निकालना है 12 साल की एज में, तो वो अलाउ था। पहले 5 साल जो है जूनियर स्टेज कंसिडर किया जाएगा, और अगले 3 साल जो है सीनियर स्टेज कंसिडर किया जाएगा। अभी हमने सार्जेंट स्कीम में एक मदर टंग वाला पॉइंट पढ़ा था, उसका आधार कहाँ से आया? इसी स्कीम से आया था। इन्होंने मदर टंग को जो है मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया। इन्होंने कहा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है हमारे लिए, हिंदी कंपलसरी है। एजुकेशन जो है रीजनल क्राफ्ट वर्क के साथ सिखाई जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला, या कोई भी प्रोडक्टिव वर्क के साथ। इन्होंने लोकल हैंडीक्राफ्ट को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करने की बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल हैंडीक्राफ्ट की बात कहाँ की गई थी, तो इस वर्धा स्कीम में की गई थी। नेक्स्ट, लर्न वाइल यू अर्न या अर्न वाइल यू
लर्न, ये मेन प्रिंसिपल था वर्धा स्कीम के पीछे। नेक्स्ट हमने पढ़ना है राधा कृष्ण कमीशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ये था आज के लिए। हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं। आपको बहुत ज़्यादा थियरी लगेगी, लेकिन इतनी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी हैं। वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट्स करिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दूसरा चीज़, पीडीएफ प्रोवाइड फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा रेगुलर भी नहीं हो पा रहा है, मैं ट्रैवल कर रही हूँ उस वक्त। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीज़ें नोट्स फॉर्म में ऑलरेडी मैंने मतलब टाइप की हुई हैं, तो प्लीज़ कंसीडर कर लीजिए। थैंक यू।